संस्कृति आईएएस के एनसीईआरटी कोर्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है कृष्ण कुमार सिंह और मैं आप लोगों को इतिहास की जो एनसीईआरटी है उसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, अपने कोर्स को हम शुरू करें उसके पहले कुछ मूलभूत बातों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी क्यों पढ़ना आवश्यक है, और फिर इतिहास के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। एक बेसिक कि एक जब आप कोई विषय पढ़ रहे होते हैं तो उस विषय के संबंध में जो मूलभूत बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इस क्लास के अंतर्गत मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो सभी विद्यार्थी हैं जो कि यूपीएससी की बारे में तैयारी करने की सोच रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो सोच रहे हैं। एनसीईआरटी जो होता है, एनसीईआरटी का जो कोर्स हमारी संस्था द्वारा आप लोगों के लिए लाया गया है, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप कर सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या कोई और कंपटीशन हो, क्योंकि एनसीईआरटी की जो पुस्तक होती है वो प्रतियोगी परीक्षा में एक बेस के रूप में ली जाती है और बेस के रूप में कार्य करती है। इसमें जो डाटा होते हैं, इसकी जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से मानक मानी जाती हैं क्योंकि ये सरकार द्वारा प्रकाशित होती हैं। ठीक है, तो इतिहास विषय का जो एनसीईआरटी है उसमें कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी एकदम बेसिक बुक होता है। जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो एक एक कॉन्सेप्ट को आपको बताते हुए पढ़ाऊंगा कि इसका क्या अर्थ है, शब्दावलियां हैं, उन सब सारी चीज़ों को, डाउट को क्लियर करते हुए मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें कुछ चीज़ों को आपको भी ध्यान में रखना होगा। जैसे कहीं कहीं इसमें एकदम बेसिक की चीज़ें होती हैं लेकिन उसमें कुछ हमारे द्वारा उसको और इन्हेंस कर दिया जाता है ताकि वो कॉन्सेप्ट के लेवल पे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सारा मैटर वो आपकी एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी को ही आधार बना के कंटेंट बनाया गया है, कंटेंट मेरे द्वारा तैयार किया गया है, तो इसमें आपको किसी तरीके की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम शुरू करें उसमें सबसे पहली बात जो है कि एनसीईआरटी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी जो कोर्स है आपका, ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए एनसीईआरटी की जो पुस्तकें होती हैं वो मानक होती हैं। ठीक है, और आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे, चाहे स्टेट पीसीएस देंगे, चाहे यूपीएससी आगे चल के देंगे, संघ लोक सेवा आयोग देंगे, तो इन सब में एक भाग जीएस के रूप में सम्मिलित होता है। ठीक है, और जीएस का एक व्यापक सेक्शन होता है लेकिन उसमें 5 विषय जो उसके कोर एरिया हैं उसमें 5 सब्जेक्ट शामिल होते हैं। इन्हीं 5 सब्जेक्ट्स में एक है इतिहास, जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं, एक है आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, साइंस एंड टेक, सामान्य विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये कोर एरिया होते हैं सामान्य अध्ययन के। जो सामान्य अध्ययन का आपसे पूछा जाएगा प्रश्न पत्र, उसमें कोर एरिया यानी कोर सब्जेक्ट के रूप में ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, उसमें एक सब्जेक्ट के रूप में जो इतिहास आप देख रहे हैं उसका अध्यापन मेरे द्वारा किया जाएगा। समझ रहे हैं? किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए या जब आप तैयारी करने के लिए मन में सोचे हैं तो बार बार ऐसा कहा जाता है आपसे कि एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ें, लेकिन एनसीईआरटी की पुस्तकों को कैसे पढ़ें, उसे कैसे एक्सप्लोर करें, वो कैसे समझें, ये सब भी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। आप में से बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जो एनसीईआरटी की पुस्तक पहली बार यहाँ पढ़ रहे होंगे। आप बहुत लोग इंटर पास ही होंगे, कुछ लोग ग्रेजुएशन में भी होंगे, कुछ लोग पीजी भी कर रहे होंगे और तैयारी के लिए सोच रहे हैं। तो एनसीईआरटी से लोग शुरुआत करते हैं अमूमन कि एनसीईआरटी एक बेसिक बुक है, एक आधारभूत तैयारी का जो है महत्वपूर्ण जो से आरंभ होता है वो एनसीईआरटी से ही मानी जाती है, क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन होते हैं उसमें भी एनसीईआरटी को ही बेस बनाया जाता है और इसी को बेस बनाते हुए आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है एनसीईआरटी को लेकर कि एनसीईआरटी
उस विषय के संबंध में, जैसे आप में से बहुत होंगे जिन्होंने इतिहास को उस रूप में कभी नहीं पढ़ा, ग्रेजुएशन कर लिए, कुछ लोग साइंस ग्रेजुएट होंगे, कुछ लोग डॉक्टर होंगे, कुछ इंजीनियर होंगे, बहुत अलग अलग विविधता वाले बैकग्राउंड से आप लोग होंगे। तो किसी विषय को समझने के लिए या विषय की एक आधारभूत समझ डेवलप करने के लिए हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, समझ रहे हैं। उसमें जो पांडुलिपि हो, जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती, शब्दावलियाँ, जैसे पांडुलिपि क्या है, अभिलेख क्या है, हम सब चर्चा करेंगे। तो ये जो छोटी छोटी शब्दावलियाँ होती हैं उनको भी समझते हुए हम आगे चलते हैं। और जब एक बार एनसीईआरटी हम पढ़ लेते हैं, बेसिक हमारा एक उस विषय के लेकर बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप हो जाता है, तब फिर हम एडवांस लेवल में आते हैं और फिर हम अपनी तैयारी को प्रॉपर वे में करते हैं। तो इस क्लास का जो उद्देश्य है, संस्कृति आईएएस द्वारा जो एनसीईआरटी कोर्स आप लोगों के लिए लाया गया है, उसका उद्देश्य है कि विषय में विषय की समझ विकसित करना, आपके अंतर्गत विषय की समझ विकसित करना, एनसीईआरटी को पढ़ना, एनसीईआरटी की भाषा से परिचित होना, क्योंकि आप परीक्षा में भी देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं यूपीएससी लेवल तक कि उसमें सीधे एनसीईआरटी से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि सामान्य अध्ययन का जो एक दायरा होता है ना, वो यही निर्मित होता है, एनसीईआरटी से ही निर्मित होता है, ठीक है। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी इन्हीं अर्थों में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दूसरी बात यह है कि आप में से बहुत लोग पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, अलग अलग बोर्ड से होंगे, क्योंकि भारत के अंतर्गत हर राज्य में कुछ अपने अपने बोर्ड भी हैं, जैसे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, समझ रहे हैं। तो वहाँ एनसीईआरटी की पुस्तकें नहीं चलती हैं, वहाँ उस बोर्ड से संबंधित बोर्ड की पुस्तकें चलती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पुस्तकें अच्छी हैं या खराब है, मैं केवल एक बात बता रहा हूँ। लेकिन जब आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें मानक पुस्तक के रूप में एनसीईआरटी को आपको जो है रिकमेंड किया जाता है। ये अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थी एनसीईआरटी का अध्ययन जरूर करें, ठीक है। तो इसी अर्थों में हमारी संस्था द्वारा, हम लोगों के द्वारा अलग अलग विषय से संबंधित एनसीईआरटी की जितनी बुक्स हैं वो पढ़ाने का काम किया जाता है, और यही आपका आधार निर्मित करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं का, ठीक है। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं। तो इस क्लास को बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता समझ के पढ़िएगा, और जिससे क्लास के साथ साथ एनसीईआरटी बुक भी पढ़ते जाइएगा। अगर किसी तरीके का अध्ययन रीडिंग में कोई दिक्कत आपको आ रही होगी तो आप जो है हमारी टीम को बताइएगा, हम उसका समाधान इस क्लास के माध्यम से उसका समाधान आपका करते जाएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में इतिहास खंड हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतिहास खंड में कुछ इतिहास के बारे में भी चर्चा कर लिया जाए पहले, सामान्य सी बात है। तो इतिहास के 3 भाग होते हैं, एकदम बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आप इतिहास की बात आएगी, यहां हम कह रहे हैं भारतीय इतिहास। भारतीय क्या, हम पूरा इतिहास की चर्चा कर रहे हैं, तो इसको हम 2 खंडों में बांट दे रहे हैं। एक है भारतीय इतिहास यानी भारत का इतिहास, और दूसरा है विश्व इतिहास, ठीक है। क्योंकि जब आप तैयारी करेंगे स्टेट पीसीएस की, यूपीएससी की, तो स्टेट पीसीएस में कई जगह विश्व इतिहास नहीं है, लेकिन भारतीय इतिहास तो हर जगह है, ये हर जगह सिलेबस में इनरोल्ड है। विश्व इतिहास यूपीएससी में है, कुछ वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो इसको हम कवर करेंगे कि क्योंकि 6 से 12 तक की जो पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की, उसमें विश्व इतिहास का भी अपना एक सेक्शन है, ठीक है। अब देखिए, भारतीय इतिहास का जो सेक्शन है, इसके 3 भाग हैं। एक है प्राचीन भारत का इतिहास, इसको आप लोग भी अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास। एक है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और इसके बाद है आधुनिक भारत का इतिहास।
ये 3 महत्वपूर्ण सेक्शन होते हैं, ठीक है। यानी जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो प्राचीन भारत यानी कि पृथ्वी के उद्भव से लेकर ऐसा माना गया कि 4 साढ़े 4 अरब वर्ष पूर्व ये जो पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं, वहाँ जो है पृथ्वी का उद्भव हुआ। इसके बाद उस पर जीवन आया, फिर मनुष्य आया और फिर एक प्रकार से एक संस्कृति विकसित हुई, एक विकास क्रम रहा जिसे हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तो इसमें आपका पाषाण काल यानी जब मनुष्य आदिम अवस्था में था, जंगलों से बाहर निकला और अपनी खाद्य आवश्यकता यानी भोजन के लिए वो शिकार करता था, और शिकार करने के लिए जो वो हथियार प्रयोग में लाया वो लाया पत्थर। तो पत्थर से मनुष्य शिकार करता था, तो इसलिए उस कालखंड को हम पाषाण काल कहते हैं। तो पाषाण काल से आपकी यात्रा यहाँ शुरू होगी, ठीक है। फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास है, ठीक है। ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है, सिंध पर अरबों का आक्रमण, और फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है और तुर्क साम्राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। फिर आगे हम देखेंगे सल्तनत काल और मुगल काल। तत्पश्चात आधुनिक भारत यानी कि भारत के अंतर्गत जब विदेशी कंपनियों का आगमन होता है तो वहाँ से हमारा आधुनिक का भारत का कालखंड शुरू होता है। मतलब मुगल काल का पतन और आधुनिक काल की शुरुआत। अभी आपके लिए, चूंकि आप लोग बिल्कुल नए हैं, हो सकता है ये बातें थोड़ी सी ऊपर से जा रही होंगी, लेकिन घबराना नहीं है। अभी इसको एज इट इज समझना है कि इस तरीके से ये इसके अंतर्गत 3 चीज़ें हैं जिसकी शुरुआत पाषाण काल से लेकर यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर भारत की आज़ादी तक है। फिर विश्व इतिहास पढ़ेंगे जिसमें कि यूरोप के अंतर्गत पुनर्जागरण की घटना हुई, वो हम पढ़ाएंगे तो आपको पूरी बात बताएंगे, उसकी कहानी बताएंगे। और फिर बहुत सारी क्रांतियाँ हुई, और फिर जो है वो सारी चीज़ें हम वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत जो सिलेबस में है, एनसीईआरटी की किताब में है, वो सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, तो ये तो एक बात हो गया। तो अब जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर बाय द वे कभी कोई आपसे पूछ ले कि जो आप विषय इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास किसे कहते हैं, ठीक है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि इतिहास किसे कहते हैं, यहाँ एकदम बेसिक से हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। कक्षा 6 की एनसीईआरटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, और उस एनसीईआरटी का जो मुख्य शीर्षक है उस पे लिखा है हमारा अतीत, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़िएगा, ठीक है। इस कोर्स के साथ जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे ही आपको एनसीईआरटी पढ़ते जाना है, ठीक है। तो कक्षा 6 की एनसीईआरटी जब आप खरीदेंगे या जो संस्था से आपको दी जाएगी, उसके ऊपर लिखा है हमारा अतीत, ठीक है। तो अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, हमारा अतीत। अतीत का मतलब जो बीत गया, जो पास्ट हो गया, भूतकाल। तो जो बीती हुई घटना, बीती हुई घटना, यानी इसके अंतर्गत हम बीती हुई घटनाओं को समझते हैं, चर्चा करते हैं। कक्षा 6 की एनसीईआरटी में जब पहला अध्याय आप खोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये पहले चैप्टर का हेडिंग है, ठीक है। अब इसी से डिराइव्ड होगा आपका इतिहास का परिभाषा। मतलब हम इतिहास के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, अतीत की घटनाओं को पढ़ते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम अध्ययन कर रहे हैं किसका, अतीत का, ठीक है। यही आपका इतिहास का परिभाषा हो गया कि वर्तमान के संदर्भ में अतीत की घटनाओं को इतिहास कहते हैं। वर्तमान के संदर्भ में अतीत का अध्ययन, ठीक है। तो इतिहास की परिभाषा क्या होगी बच्चों,
वर्तमान, इसे लिख लीजिएगा कॉपी में, वर्तमान के संदर्भ में अतीत का अध्ययन। ठीक है, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। क्लियर हो गया? तो आज से जब भी कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि इतिहास किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि आज वर्तमान के संदर्भ में, आज के संदर्भ में, आज में जो चीज़ें मान्य हैं उसके संदर्भ में जब हम अतीत का अध्ययन करते हैं तो इतिहास कहते हैं। तो आज जैसे है, तो आज में अब मान लीजिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, आधुनिक चीज़ें हैं। तो जब हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को अतीत के पन्नों में, अतीत की घटनाओं में ढूंढने का प्रयास करते हैं तो वो इतिहास कहलाता है। समझ रहे हैं? जैसे एक उदाहरण से इसे समझिए, हम उदाहरण देंगे, इसे लिखते जाइएगा कॉपी में आप लोग। उदाहरण, अगर कोई आपसे ये कहे कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, अभी आपने पढ़ा नहीं है, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ज्ञान था। ये एक प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, ये आगे एक चैप्टर आगे आएगा। लेकिन अब चूंकि बात यहाँ इतिहास की हो रही है, तो वर्तमान के संदर्भ में जब हम इतिहास का अन्वेषण करते हैं, इतिहास की घटनाओं का खोज करते हैं, तो हम उसे इतिहास कह रहे हैं। तो वर्तमान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आप ठीक ठाक जानते हैं। हाँ, साइंस के अंतर्गत बहुत सारी साइंस की शाखाएं होती हैं, जैसे गणित है, रेखा गणित है, बीज गणित है, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, धातु कर्म है, मेटलर्जी है, नक्षत्र विज्ञान है, ये सब साइंस की शाखाएं हैं, विज्ञान की शाखाएं हैं। तो आज के संदर्भ में जो ये शाखाएं हैं और इनकी जो मान्यताएं हैं, क्या वो चीज़ें हड़प्पा सभ्यता में देखी गई हैं या हड़प्पा सभ्यता में हैं? तो आज की मान्यताओं के आलोक में, आज के मान्यताओं के संदर्भ में जब हम हड़प्पा काल के अंतर्गत इसका अन्वेषण करते हैं, इसका खोज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इतिहास। समझ रहे हैं? अगर वो चीज़ें वहाँ मिल गई, समझ, तो हम कहते हैं कि सिंधु घाटी वासियों को, हड़प्पा वासियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ज्ञान था। अगर नहीं मिली तो हम कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ज्ञान नहीं था। समझ गए? तो वर्तमान के प्रकाश में, आज की मान्यताओं के संदर्भ में जब हम अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो वह इतिहास कहलाता है। तो अगर इस मान्यता को अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, तो अब वहाँ पर जब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे वो चेस बोर्ड पैटर्न पर बसे थे। चेस बोर्ड यानी कि एक योजनाबद्ध तरीके से बसे थे। समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि वहाँ के नगर नियोजन की जानकारी उनको थी। पहली बात, आज भी देखिए जो शहर हैं तो हम कहते हैं ना सुनियोजित बसा हुआ नगर, यानी प्लान्ड बसा हुआ नगर। ठीक है, इसका मतलब समझिए कि वहाँ पे सड़कें होंगी, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें होंगी, तो वो सब एक क्रम में होगा। पानी पीने की व्यवस्था है, स्वच्छता का व्यवस्था है, यातायात के साधन हैं। ठीक है, तो इस अर्थ में अब जब हम कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर चेस बोर्ड पैटर्न पर बसे थे, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। तो समकोण पर काटने का जो अर्थ है
कि इनके मध्य कितना 90 डिग्री का कोण बनता था। ठीक है, आज भी समकोण अगर आप लोग पढ़े होंगे गणित में, तो समकोण में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो वहां पर भी हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, अर्थात उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता था। क्लियर है? इसका अर्थ है कि उन्हें ज्योमेट्री रेखागणित का ज्ञान है। ठीक है, इसी तरीके से वहां से कुछ ईंटें पाई गई हैं। ठीक है, और इन ईंटों का जो अनुपात है वो 4:2:1। इतनी तो गणित आप लोग पढ़े ही होंगे ना। मतलब इस अनुपात में ईंटें पाई गई हैं, एक निश्चित अनुपात में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उन्हें अंकगणित का ज्ञान है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता। और कांसा जो होता है वो साइंस में तांबा और टीन, तांबा और टीन को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो कांसा बनता है। ठीक है, तो तांबा और टीन को मिलाते हैं तो कांसा बनता है। ये धातुकर्म विज्ञान यानी मेटलर्जी के अंतर्गत ये आता है। तो अर्थात इसका मतलब हुआ कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा मिला है तो कांसा तांबा और टीन के मिलाने से बनता है। तो इसका मतलब है कि उन्हें धातुकर्म विज्ञान का भी ज्ञान है कि किस अनुपात में तांबा और टीन को हमें आपस में मिलाना है। ठीक है, तो कांसा मतलब धातुकर्म विज्ञान का उन्हें ज्ञान है। ठीक है, यानी मेटलर्जी का ज्ञान है। ठीक है, इंग्लिश में इसे मेटलर्जी कहते हैं। ये केवल उदाहरण बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, फिर जब आप और पढ़ेंगे आप सिंधु घाटी सभ्यता के में, तो वहाँ कालीबंगा एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो वहाँ से एक बच्चे का कपाल मिला है। ठीक है, और उस कपाल में 6 छेद बने हुए हैं। ठीक है, आधुनिक मस्तिष्क की जब हम शल्य चिकित्सा करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो आज भी उन्हीं 6 जगहों से ही मस्तिष्क में जो है को खोला जाता है। अर्थात वो शल्य चिकित्सा के ज्ञान से परिचित हैं। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और भी उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सूत कपास भी मिला हुआ है, तो कपास प्रौद्योगिकी कपड़ा बनाने का विधि से वो परिचित हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा वासियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ज्ञान था। विदेशी व्यापार होते थे, विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होते थे, और समुद्री मार्ग के लिए जानकारी होना चाहिए कि किस मौसम में तूफान आता है, किस मौसम में नहीं आता है। तो एक नक्षत्र विज्ञान का भी उनको ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर विदेशी व्यापार उन्नत स्थिति में थे तो नक्षत्र विज्ञान का भी उन्हें ज्ञान था। तो इन आधारों पर या और भी बहुत से तर्कों के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ज्ञान था। आगे ये बात समझ में आई अभी कि नहीं? तो जब भी ये इतिहास कोई पूछे कि इतिहास किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि वर्तमान के संदर्भ में अतीत का अध्ययन। अब ये सब विज्ञान के वर्तमान में मानक हैं, और उन मानकों के आधार पर जब हम अतीत में देखने का प्रयास कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता में उनको खोजने का प्रयास कर रहे हैं, तो पता चलता है कि हड़प्पा वासी भी इन सब चीज़ों से, इन सब ज्ञान से परिचित हैं। बाइनरी नंबर से परिचित हैं। बाइनरी नंबर 0-1 को बाइनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, उसका प्रयोग भी उनको पता था। इस तरीके से उस काल में जो है आप कह सकते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ज्ञान हड़प्पा वासियों को था। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इतिहास किसे कहते हैं। अब जब भी कोई आपसे पूछेगा तो आप समझ जाएंगे। कक्षा 6 की एनसीईआरटी में जो हमारे अतीत लिखा है, इसका मतलब भी आप समझ पाएंगे कि हमारे अतीत यानी अतीत का अध्ययन हम करते हैं, लेकिन वर्तमान के संदर्भों के आधार पर। ठीक है, अब इसी में एक चीज और लिखा है। एनसीईआरटी जैसे ही पहला चैप्टर आप खोलेंगे, हाँ, उसमें लिखा है ना कि क्या, कब, कहाँ और कैसे।
तो जब इसको आप देखेंगे तो उसमें एक बच्ची है और उसके मन में एक सवाल आता है। वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और अचानक से उसकी निगाह एक सुर्खी, एक खबर पर पड़ती है और उसमें लिखा 100 साल पहले। उस खबर में क्या लिखा? 100 साल पहले। सौ साल पहले ये सुर्खी लिखी। अचानक से उस बच्ची का नजर इस सुर्खी पे पड़ा। उसके मन में तुरंत एक प्रश्न आया कि क्या 100 साल पहले की जो घटना है, 100 साल पहले की जो चीजें हैं, वो जानी जा सकती हैं? बाय द वे, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप अतीत 1-2 दिन पहले की खबर पढ़ते हैं, उससे पता चल जाता है। 1 साल पहले क्या घटना हुई या 4-5 साल पहले क्या घटना हुई, अगर किसी व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसका साक्षी है, जिसकी स्मृति में चीज़ें हैं, उसके माध्यम से आप जान पाते हैं कि 1 साल पहले क्या घटना हुई, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले क्या घटना हुई। उसके बारे में आप न्यूज़पेपर, अखबार, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनके माध्यम से आप जान पाते हैं। क्यों? घर में अखबार आता है तो उससे 1 दिन की पूरी घटनाओं का पता हमें चलता है कि नहीं? कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, कौन वर्ल्ड कप जीता, कौन वर्ल्ड कप हारा, कौन सी घटना कब हुई, ठीक है? ये सब आप समझ पाते हैं। यहाँ पे ये किया गया, ये उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा हुई, ये सारी चीज़ें आप अखबार के माध्यम से जान पाते हैं ना। तो वो 1 या 2 दिन पुरानी घटनाओं को आप अखबार से जान लेते हैं, टीवी से जान लेते हैं, न्यूज़ के माध्यम से, समाचार के माध्यम से जान पाते हैं। अगर अचानक से कोई मन में बात आया कि 1 साल पहले क्या हुआ था, तो कोई ऐसा सक्षम व्यक्ति है जो उसका साक्षी रहा हो और उसकी स्मृति में चीज़ें हों, तो आप उससे पूछते हैं कि भैया 1 साल पहले विश्व कप कहाँ हुआ था, आपको याद है? तो बताएगा कि हाँ, मुझे याद है। तो उसके माध्यम से आप जान जाएंगे। लेकिन 100 साल पहले की घटना को क्या जाना जा सकता है? आपके मन में सवाल आएगा कि नहीं? अगर हम आज के 100 साल पहले, 1000 साल पहले की घटना जानना चाहें, तो क्या ये संभव है कि हम जान सकते हैं? हम लोग आपस में अक्सर प्रश्न करते हैं कि मनुष्य मानव है, बताओ मानव कब आया? आप अपना इतिहास जानना चाहते हैं कि मनुष्य का उद्भव कब हुआ? क्या मनुष्य ऐसे ही उद्भव हुआ या इसका क्रमिक विकास हुआ? विज्ञान में आपने पढ़ा भी होगा कि इसका लेमार्क, डार्विन का सिद्धांत भी है, मानव विकास का सिद्धांत, जैव, इस तरीके की घटनाएं हैं। तो ये प्रश्न अमूमन आपके मन में आते ही आते हैं। ये ब्रह्मांड कब आया, पृथ्वी कब आई, ये जीव जंतु कब आए और क्या इसी रूप में आए थे या किसी और रूप में आए थे? तरह तरह के प्रश्न आपके मन में आते हैं। लेकिन घर में व्यक्ति, आपको आपकी जिज्ञासा को ऐसे ही शांत करा दिया जाता है कि अरे ऐसे होता है, मान लो। खोजी होते हैं आप, लेकिन आपको इस चीज़ को लोगों द्वारा, जो लोग उस चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं वो, या जो समझते भी हैं कि कौन इस पचड़े में पड़े, आपसे कहते हैं बस मान लो कि ऐसी घटना होती है। लेकिन यहाँ मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जाना जा सकता है। अब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आपने देखा, वो 2500 वर्ष पुरानी घटना है, 2500 वर्ष। और उन 2500 वर्ष पहले हम कह रहे हैं कि वहां के लोगों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ज्ञान था। तो आप कहेंगे कि सर कैसे पता चला हमें कि वहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं? दरअसल इसी अर्थ में कुछ चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें मिलती है उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से। मतलब वहाँ उत्खनन हुआ, उससे हमें कुछ वस्तुएं मिली, तो फिर व्यापक स्तर पर उत्खनन हुआ तो पता चला कि ये कोई सभ्यता या संस्कृति है। मोहनजोदाड़ो फिल्म आपने देखा? मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। तो वहाँ के बारे में हमें पता चला, यानी स्रोतों के माध्यम से हम पता कर लेते हैं
कि कौन सी चीज कितना कब जानी जा सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई चीज मिली, तो हम कैसे पता करें कि ये वस्तु कितनी पुरानी है। मान लीजिए आप जाते हैं सड़क पे, कहीं आते जाते हैं, कोई पत्थर, कोई गिलास मिल गया, गिलास का टुकड़ा बहुत पुराना हो, तो आप कैसे अनुमान लगा पाते हैं कि ये कितना पुराना होगा। तो उसका भी अनुमान लगाया जाता है। उसके लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? कार्बन डेटिंग। ठीक है, ये एक विधि है किसी चीज को जानने के लिए कि ये एक विधि है। ठीक है, कार्बन डेटिंग में, ठीक है, कार्बन 14, ये कार्बन का एक समस्थानिक है, कार्बन 14 का यूज किया जाता है और देखा जाता है कि कार्बन 14 का जो कितना भाग उसमें उपस्थित है, उसके माध्यम से हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये कितना पुराना होगा। आई बात समझ में? तो ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता से जब वस्तुएं प्राप्त हुई तो हम उसके कालखंड का अनुमान लगाए कि ये 2500 साल पुरानी चीजें हैं, तो उसके आधार पे हम लगा लेते हैं कि जो है ये वस्तु या ये चीज इतनी पुरानी है। समझ गए? तो हम किसी घटना को, पुराने से पुरानी घटनाओं को जानते हैं, जान सकते हैं, लेकिन उसके जानने के लिए हमारी निर्भरता कहाँ होगी? स्रोत पे। ठीक है, मतलब हमें उसके बारे में जानने के लिए साक्ष्य स्रोत चाहिए। तो रसीदा जो वो लड़की है, जो उसके मन में सवाल आया 100 साल पहले, तो इस 100 साल पहले की घटना को भी हम जान सकते हैं यदि इस घटना के संबंध में हमें कोई स्रोत उपलब्ध हो जाए। आई बात समझ में? तो स्रोत के माध्यम से हम ये जान लेंगे कि ये चीज कितनी, इस चीज के बारे में, उस घटनाक्रम के बारे में हम जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में क्या जाना जा सकता है? ऐसी कोई बात नहीं है। तो वर्तमान के संदर्भ में अतीत का अध्ययन ही क्या है? इतिहास है। और इसीलिए अतीत को हम जान सकते हैं, और अतीत को जानने के लिए हमें स्रोत की आवश्यकता पड़ती है। तो ये रसीदा के प्रश्न का जवाब हो गया कि 100 साल पहले क्या कोई वस्तु जानी जा सकती है? तो आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल। अगर स्रोत उपलब्ध हैं तो हम जान सकते हैं। ठीक है, और फिर स्रोत में दो तरह के हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। अभी हम चर्चा करेंगे उसकी। अभी केवल आप ये ध्यान रखिए कि उस संदर्भ में अगर कोई स्रोत हमारे पास उपलब्ध है तो हम जान सकते हैं कि वो जो है कितना पुराना है। ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। इतिहास किसे कहते हैं, और फिर क्या अतीत के बारे में जाना जा सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल जाना जा सकता है, क्योंकि अगर उसके संदर्भ में स्रोत या साक्ष्य उपलब्ध हैं तो हम उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ और मूलभूत बातों पर। अब देखिए, स्रोत को हम जानें उसके पहले हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को जान लें। हमने कहा स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साहित्यिक स्रोत, एक होता है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, जैसे हम किताबें पढ़ रहे हैं, तो किताब क्या है? उसके लिए भाषा है, उसमें लिपि है, और किसी चीज को लिपिबद्ध कर दिया गया हो। ठीक है, तो जब लिपि को लिपिबद्ध कर दिया जाता है, भाषा का रूप दे दिया जाता है, तो उसको जो है हम साहित्यिक स्रोत के रूप में जानते हैं, अगर वो उपलब्ध है। जैसे हम एक काल पढ़ेंगे, उसका नाम है ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है ऋग्वेद। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद होते हैं। उसमें एक है ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन है। तो ऋग्वेद में जो बातें लिखी हैं उसके माध्यम से हम उस काल के बारे में जानते हैं। तो ऋग्वेद क्या है? एक साहित्यिक स्रोत है। यानी साहित्यिक स्रोत की जो पहली कसौटी है, पहली बात है कि हमें लिपि का ज्ञान हो और उसे भाषा का रूप लिपिबद्ध किया गया हो। आई बात समझ में?
तो अब देखिए इसी संदर्भ में बात आती है पांडुलिपि। आपके मन में आएगा कि सर पांडुलिपि किसे कहते हैं, ठीक है। तो पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। ये लैटिन शब्द मेनू से निकला है और जिसका अर्थ होता है हाथ। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से कोई चीज लिख दिया जाए। तो पांडुलिपि जो है ये ताड़ पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार किए जाते थे। पेड़ की छाल पर लिखे जाते थे। ताड़ पत्रों यानी पेड़ों की छाल पर हिमालय में उगने वाला एक भूर्ज नामक पेड़ था, उसकी छाल पर लिखते थे। तो उसे जो है जब हाथ से इन छालों पर कोई चीज, कोई बात, कोई घटना लिख दी जाती थी तो वो क्या कहलाती थी? पांडुलिपि। आरंभ में तो कागज का विकास नहीं हुआ था, तो उस पे कोई बात लिखने के लिए जब उस छाल पर कोई बात लिख दी जाती थी तो उसे हम कहते थे पांडुलिपि, ठीक है। जब ये हम समझ लेंगे तब आएंगे हम सोर्सेस पे, ठीक है। तो पांडुलिपि का अर्थ समझ गए आप कि पांडुलिपि अंग्रेजी के मैन्यूस्क्रिप्ट से निकला है। ये लैटिन का मैनू का अर्थ होता है हाथ, यानी हाथ से जब पेड़ों की छाल पर, ठीक है, और उसमें विशेष रूप से हिमालय के भूर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार जो है भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो भोजपत्र जो भूर्ज नामक पेड़ की छाल पर, भोजपत्र पर कोई घटना, कोई बात, कोई चीज लिख दी जाती थी तो उसे हम कहते हैं पांडुलिपि, ठीक है। तो पांडुलिपि का अर्थ आप समझें। दूसरी बात एक है, महत्वपूर्ण शब्दावली है अभिलेख। इसका अर्थ समझिए। ऐसे लेख पत्थर या धातु, ठीक है, यानी पत्थर पर लिख दिए जाते थे, धातु पर लिख दिए जाते थे, ठीक है, अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण मिलते हैं, ठीक है। यानी जब कोई बात, कोई घटना, ठीक है, पत्थर पर लिख दी गई, धातु पर लिख दी गई तो वो अभिलेख कहलाए, ठीक है। अभिलेख के अंतर्गत क्या क्या होता था? तो राजा के आदेश, राजकीय आदेशों को लिख दिया जाता था। उस समय प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबार, न्यूज़, टेलीविज़न, ये सब तो था नहीं। तो राजा के आदेशों को मानने के लिए, यानी जनता को आदेश देने के लिए पत्थर पर राज्यादेश यानी राजा के आदेश खुद लिख दिए जाते थे और उनको वहाँ रख दिया जाता कि आपको अगर इस क्षेत्र में इन नियमों का पालन करना होगा। तो पत्थरों पर क्या लिखा होता था? राजा के आदेश लिखे होते थे और राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों के कार्यों का विवरण होता था, युद्धों का विवरण होता था, कौन सा युद्ध कौन लड़ा गया, कब लड़ा गया, हम आगे चर्चा करेंगे, अभी केवल ये समझिएगा, ठीक है। तो जब पत्थर या धातु पर कोई चीज लिख दी जाती थी, राजा का आदेश लिखा होता था, राजा रानी के कार्यों का विवरण लिखा जाता था, राजा के युद्धों के बारे में लिखा जाता था, कौन जीता, कौन हारा, कब हुआ, ठीक है, तो हम उसके बारे में जान पाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ अभिलेख, ठीक है। नेक्स्ट है पुरातत्व। हमने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का एकमात्र स्रोत है पुरातत्व, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का एकमात्र स्रोत है पुरातत्व। तो पुरातत्व किसे कहते हैं? कि उत्खनन मतलब खनन के पश्चात जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं उसको हम पुरातत्व कहते हैं, ठीक है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो पुरातत्वविद कहलाता है, समझ रहे हैं। यानी जब हम कहीं उत्खनन करते हैं, खनन करते हैं, मान लीजिए आप जिस गांव में रह रहे हैं, आपके खेत होगा, आप खेत में जाते होंगे, सपोज दैट कुछ गहरी जुताई हो जाए और वहां से जमीन के अंदर से कोई चीज निकले, तो आपकी एक स्वाभाविक जिज्ञासा होगी कि हम जानें कि ये क्या है।
मान लीजिए किसी समय में वहाँ कोई सभ्यता रही हो, सभ्यता के कोई अंश रहे हों, हो सकता है, संभव है, और फिर उस सभ्यता का पतन हो गया हो और वो सभ्यता जो है समाप्त हो गई हो। बचपन में आप लोगों ने सुना है ना, द्वापर, त्रेता, इस तरह की चीज़ें। आज उसको हम दूसरे अर्थ में देखते हैं कि जो चीज़ें प्रामाणिक हैं उसी का अध्ययन हम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये जो है उत्खनन से जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं उसको जो है हम पुरातत्व कहते हैं, और जो व्यक्ति उसका अध्ययन करता है उसको हम पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट है इतिहासकार। इतिहास की परिभाषा आप समझ गए। अब दूसरा एक शब्दावली आती है, इतिहासकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अतीत की घटनाओं का जो अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इतिहासकार। और जब उन घटनाओं को इतिहास की पुस्तक में, एनसीईआरटी की पुस्तक में लिख दिया जाता है, तो जब हम उसे पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए अतीत का अध्ययन हो गया, इतिहास हो गया। तो अतीत का अध्ययन करने वाला वह व्यक्ति इतिहासकार है। ठीक है, अब देखते हैं स्रोत। जो हमने कहा कि अतीत की घटनाओं को जान सकते हैं, तो उसके लिए, जानने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्रोत। और स्रोत क्या है, तो पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व। मतलब पेड़ की छालों पर जो लिखा गया पांडुलिपि, अभिलेख यानी कि पत्थर या धातु पर जो कुछ लिखा गया अभिलेख, और पुरातत्व। ठीक है, यानी कि उत्खनन से जो हमें वस्तुएं प्राप्त हुई, ये हमारे लिए क्या हो गए, स्रोत। यही अध्ययन के क्या हो गए, स्रोत। आई बात समझ में। तो इससे जो है ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर हमें 1000 साल पहले की किसी घटना के बारे में जानना है तो हमें उसके लिए स्रोत चाहिए, अर्थात हमें पांडुलिपि उसके संदर्भ में उपलब्ध हो, अभिलेख उपलब्ध हो, या उत्खनन से प्राप्त पुरातत्व उपलब्ध हो, तो हम उस 1000 साल पहले की घटनाओं को जान सकते हैं। आई बात समझ में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक एक शब्दावलियों को यहां पे क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, डिफाइन किया गया है, ताकि आपके अंतर्गत कोई किसी प्रकार की दुविधा न हो। कहीं पांडुलिपि शब्द लिखा मिल जाए तो आप कंफ्यूज न हो कि पांडुलिपि किसे कहते हैं। आपके मन में तुरंत आ जाए कि वो पेड़ों की छाल पर, विशेषकर भुर्ज के पेड़ की छाल पर जो कुछ लिखते थे उस समय के ऋषि मुनि विद्वान, उसमें जो जानकारियां मिलती थी वो हमारे लिए अध्ययन का स्रोत है। उससे हम पता कर सकते थे कि उस समय क्या होता था। समझ रहे हैं। दूसरी बात कि पत्थर और धातुओं पर जो राजा रानी आदेश खुदवाते थे, उससे हम जान सकते हैं कि उस समय क्या नियम कानून प्रचलित रहे होंगे। तीसरी बात कि उत्खनन से वस्तुएं जो हमें मिलती हैं और वस्तुओं के आकार, प्रकार, रंग, उस पे बने हुए जो चित्र हैं, इन सब के माध्यम से हम जान सकते थे कि उनकी क्या मान्यताएं रही होंगी। ठीक है, तो ये तीनों मिलके क्या निर्माण करते हैं, स्रोत। इसे ही क्या कहते हैं, स्रोत। तो जब भी हम अतीत की घटनाओं का अध्ययन या अतीत की घटनाओं के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं, तो हमें चाहिए स्रोत, यानी पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व। कोई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, या तीनों भी हो सकते हैं, क्या दिक्कत है। स्रोत में मान लीजिए किसी कालखंड की जानकारी में मान लीजिए केवल पांडुलिपि उपलब्ध है, तो हम उसके आधार पर घटनाओं को जानेंगे। किसी में केवल पुरातत्व उपलब्ध है, तो हम उसके आधार पे उसकी घटनाओं को क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो या तो हो सकता है किसी कालखंड के लिए ये सभी उपलब्ध हो, तो हम इन तीनों को मिला के उस कालखंड के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। तो समझ गए। तो स्रोत के अंतर्गत पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इन्हें शामिल किया जाता है। आगे बात, तो रशीदा के मन में जो प्रश्न था 100 साल पहले, तो उसका जवाब आप कहेंगे कि 100 साल पहले की घटनाओं को जाना जा सकता है, बजाय कि हमें उसके जो है स्रोत अगर उपलब्ध हो जाए तो हम जान सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। और स्रोत मतलब कि हमें
उसके लिए पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व उपलब्ध हो। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक। अब देखिए आगे चल के ना, ये स्रोत को, इन्हीं पांडुलिपियों को हम साहित्यिक स्रोत कह देंगे, अभिलेख और पुरातत्व को एक वर्ग में रखेंगे और इसे पुरातात्विक स्रोत कह देंगे। ठीक है, यानी यही साहित्यिक स्रोत के रूप में वर्गीकृत हो जाएगा और यही जो है आगे चल के पुरातात्विक स्रोत के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा। इन दोनों को मिलाकर पुरातात्विक स्रोत। तो मतलब किसी कालखंड की जानकारी के लिए हमें साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हो या पुरातात्विक स्रोत या साक्ष्य उपलब्ध हो, तो हम उस कालखंड के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? तो आगे चलें। यहां तक कोई डाउट? अब देखिए स्रोत। तो स्रोत जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत, क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास बहुत पुरानी घटना है और उस समय तो मतलब जानकारी के लिए हमें इन साक्ष्य स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो हमने कहा कि स्रोत दो प्रकार के हो गए। व्यापक अर्थ में अगर हम देखें तो स्रोत कितने प्रकार के हो गए? दो। एक है साहित्यिक, दूसरा है पुरातात्विक। ठीक है, तो एक हो गया साहित्यिक स्रोत और दूसरा हो गया पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, अब देखिए साहित्यिक स्रोत में एक हो रहे देसी साहित्य, यानी जो भारत के अंतर्गत साहित्य लिखे गए, एक होता है विदेशी साहित्य, यानी भारत में जो विदेशी आए, जैसे हमने कहा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो अब जैसे तुर्क हैं, सल्तनत काल है, तो ये आक्रमण किए भारत पे। भारत के तो थे नहीं, तो भारत पर जब आक्रमण हुआ तो फिर हमें विदेशियों के बारे में भी पता चलता है। उससे पहले भी बहुत सारे आक्रमण हुए हैं भारत पे, हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो साहित्य के दो वर्ग हुए। एक है कि भारतीयों द्वारा जो लिखा गया, एक है कि कुछ विदेशी भी भारत में आए तो उन्होंने भारत के बारे में कुछ लिखा। तो एक को कहते हैं देसी साहित्य और एक को कहते हैं विदेशी साहित्य। आई बात समझ में? देसी साहित्य के भी दो वर्ग हैं, एक है धार्मिक और दूसरा है धर्मेत्तर या धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, मतलब धर्म से संबंधित साहित्य और दूसरा है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो धर्म में कौन कौन था भारत भूमि के अंतर्गत? तो ब्राह्मण धर्म था, बौद्ध धर्म था, जैन धर्म है, ये प्राचीनतम धर्म है। ठीक है, और भी हैं लेकिन इनसे संबंधित हमें साहित्य मिलते हैं, इनसे संबंधित हमें साहित्यिक स्रोत उपलब्ध होते हैं। तो धार्मिक साहित्य कितने हुए? ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य हो गए। अब ब्राह्मण साहित्य में भी बहुत सारे हैं, जैसे वेद। हमने कहा कि वेद चार होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इन वेदों में जो चीजें लिखी हैं उससे जो हमें जानकारी मिलती है तो हम समझ जाते हैं। जैसे ऋग्वेद काल के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद में जो चीजें लिखी हैं उससे हम जान जाते हैं। दूसरा ब्राह्मण साहित्य है, उपनिषद हैं, हम पढ़ेंगे, अभी केवल आपको बता रहे हैं स्रोत, ये सब हम पढ़ेंगे। जहां जहां आएगा, जब हम कोई नया चैप्टर आपको पढ़ाएंगे ना, तो उस चैप्टर के बारे में बताएंगे कि इसकी जानकारी के स्रोत क्या हैं। ठीक है, आरण्यक, पुराण, उपवेद, वेदांग, सूत्र साहित्य, ये सब क्या है? ब्राह्मण धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। तो ये हो गए साहित्यिक स्रोत ब्राह्मण धर्म के। ठीक है, दूसरा हुआ बौद्ध। तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले है त्रिपिटक। त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन पुस्तक, मतलब तीन पिटक, जिसमें है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। हम पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। त्रिपिटक का अर्थ हुआ सुत्त पिटक, अभी लिखते जाइए केवल, विनय पिटक,
और अभिधम पिटक। हो सकता है कि कक्षा 6 के पहले अभ्यास में ये सारी बातें ना मिलें, लेकिन जानना जरूरी है, इसलिए मैंने इसको एक जगह कंपाइल किया हुआ है, क्योंकि भाई स्रोत ही तो है। फिर है ललित विस्तार, दीपवंश, महावंश, इसे सिंघल अनुश्रुति के नाम से भी जानते हैं, सिंघल अनुश्रुति, दीपवंश, महावंश, दिव्यावधान। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनसे कि हमें उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आई बात समझ में? कुछ जैन धर्म से संबंधित भी ग्रंथ हैं, जैसे कल्पसूत्र, भद्रबाहु चरित्र। जब ये हम वो चैप्टर पढ़ेंगे ना जैन धर्म, तो बताएंगे, इनके बारे में भी बताएंगे। परिशिष्ट पर्वन, आचरांग सूत्र। अब जैन धर्म के बारे में, उनके बारे में आचार विचार क्या थे, आचरण कैसा था, उसके बारे में जानकारी का स्रोत क्या है? आचरांग सूत्र। समझ रहे हैं? तो ये जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हो गए। दूसरा हमने कहा धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जो कि धर्म से इतर लिखे गए, धर्म से अलग लिखे गए, उन्हें हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष देश है, मतलब भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है? तो इसमें अब पाणिनि की अष्टाध्यायी है, व्याकरण पर ग्रंथ है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये मौर्य काल के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन ये राजनीति शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है। ठीक है? विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, शूद्रक की मृक्ष कटिकम, वाण भट्ट का हर्षचरित। अब ये हर्ष के शासन के बारे में जानकारी है। तो अब आप पहले चैप्टर में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, आप तनाव में आ जाएंगे कि सर एनसीईआरटी लगता है नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब हर्ष पढ़ेंगे, हर्ष वाला चैप्टर जब आ जाएगा, तो देखेंगे कि वहां वाण भट्ट का नाम मिल रहा है। हमने एक जगह कंपाइल किया। ठीक है? अब यहां मौर्य पढ़ेंगे तो पहले चैप्टर में नहीं मिलेगा, मौर्य काल पढ़ेंगे वहां कौटिल्य का नाम पहले मिलेगा। कौटिल्य, इनका नाम विष्णुगुप्त भी था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन राजनीति शास्त्र पर यह पुस्तक लिखी गई है, प्रशासन के बारे में लिखी गई है। मौर्य काल के प्रशासन के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है? तो ये जब अलग अलग चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, तो आपको बताएंगे कि इस चैप्टर, अब जैसे पाषाण काल से शुरू है, तो पाषाण काल की जानकारी के स्रोत क्या हैं, साहित्य उपलब्ध है कि नहीं है। ठीक है? फिर बताऊंगा कि पुरातत्व उपलब्ध है कि नहीं है। फिर आएगा हड़प्पा काल, तो हड़प्पा काल के बारे में बताऊंगा कि इसकी जानकारी के क्या स्रोत हैं। तो वो चीज़ें चैप्टर वाइज चैप्टर क्लियर होंगी। अभी केवल आपको एक बेसिक क्लास के तहत, इंट्रो क्लास के तहत, कि एक इतिहास की समझ आपके अंतर्गत हो जाए, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है? तो ये बातें क्लियर हुए। देसी साहित्य, विदेशी साहित्य, और देसी साहित्य के अंतर्गत 3 हैं, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक के अंतर्गत है ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, और धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत कुछ प्रमुख साहित्य, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, शूद्रक की मृक्ष कटिकम, वाण भट्ट का हर्षचरित, इस तरीके की कुछ रचनाएं हैं। ये रचनाएं अंतिम नहीं हैं, केवल ये कुछ उदाहरण भर हैं। अभी ये केवल उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि स्रोत कितने तरह के होते हैं। आई बात समझ में? आगे चलें। अब देखिए विदेशी साहित्य, तो एक है देसी साहित्य, दूसरा विदेशी साहित्य। तो विदेशी साहित्य में कौन कौन आए भारत में? तो यूनानी, रोमन आए भारत में, चीनी यात्री भी आए भारत में, तो उन्होंने चीनी भाषा में साहित्य लिखा, भारत के बारे में लिखा। अरबी आए भारत में, तो उन्होंने साहित्य लिखा, भारत के बारे में लिखा। तो अब देखिए यूनानी और रोमन साहित्य में जैसे कुछ उदाहरण है, मेगस्थनीज का इंडिका, ये मौर्य काल की रचना है। मौर्य प्रशासन के बारे में इससे जानकारी मिलेगी। ठीक है? मेगस्थनीज की इंडिका अपने मूल रूप में नहीं पाई जाती, अपने मूल स्वभाव में नहीं पाई जाती, ये नष्ट हो गई है। लेकिन ये उस समय के कुछ जो समकालीन लेखक हैं, जिन्होंने, जैसे एरियन है, प्लिनी है, स्ट्रेबो है,
उन्होंने जब लिखा कि मेगस्थनीज ने ऐसा लिखा, चूंकि मेगस्थनीज मौर्य काल में आया था, पढ़ेंगे बताएंगे, तो ये इससे हमें जानकारी मिलेगी। प्लिनी ये रोमन है, इसकी नेचुरल हिस्टोरिका इसकी पुस्तक का नाम है। इससे नियार्कस ये जो है सिकंदर जब भारत में आया था 326 ईसा पूर्व में, तो उसके साथ कुछ यात्री भी आए थे, कुछ इतिहासकार भी आए थे, तो उसी में नियार्कस, आरेस्टिबुलस, आनेसिक्रिटस आए और उन्होंने भारत के बारे में लिखा, तो हमें उसके बारे में वहां से जानकारी मिलती है। ठीक है। इसी तरीके से चीनी साहित्य हैं। फाहियान, अब देखिए फाहियान ये गुप्त काल में आया था। ये एक चीनी यात्री है, बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आया। जब भारत आया तो उसने भारत के बारे में लिखा। ठीक है। तो भारत के बारे में लिखा तो उसकी पुस्तक का नाम है काई फोकी। तो इस ग्रंथ के बारे में हमें गुप्त काल से संबंधित बारे में जानकारी प्राप्त हुई। वेनसांग है, ये हर्ष के समय में आया, हर्ष के समय में, और इसने सीयूकी नामक ग्रंथ लिखा। यह भी बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आया था, तो हमें इससे जो है हर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इत्सिंग है, ये भी चीनी यात्री है, 7वीं शताब्दी में भारत आया, 7th सेंचुरी एडी में, 7वीं शताब्दी ईस्वी में, तो इसने भी भारत के बारे में लिखा, तो हमें जानकारी मिली। ठीक है। अरबी लेखकों में है तो सुलेमान और अल-मसूदी हैं, ये 9वीं शताब्दी में इन्होंने भारत के बारे में विवरण लिखा है। अल-बरूनी है, इसकी रचना है किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। ठीक है। ये महमूद गजनवी के साथ आया था भारत में, जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। तो इस तरीके से इन स्रोतों के माध्यम से, ये स्रोत हैं और ये अंतिम नहीं है। जब अलग अलग चैप्टर हम पढ़ेंगे, जैसे इतिहास बढ़ेगा, अभी तो केवल समझाने के लिए आपके समक्ष हमने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया कि देखो भाई, इसके माध्यम से इस काल के बारे में जानकारी के ये स्रोत हैं। कुछ स्रोतों को हमने उदाहरण दे दिया जिससे कि आप स्रोत के बारे में समझ पाएं। तो साहित्यिक स्रोत क्लियर हो गया कि इस तरह के साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं। ठीक है। ठीक। अब देखिए पुरातात्विक स्रोत। हमने कहा कि अभिलेख, समझ रहे हैं, ये सब पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। तो इसके पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, मूर्तियां, मृदभांड मतलब बर्तन, समझ रहे हैं, सिक्के, भवन और स्मारक, ये सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और ये सब कुछ न कुछ उस काल के इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। अब जैसे अभिलेख है, अभिलेख में 3 हैं, एक शिलालेख है, एक स्तंभ लेख है, एक गुफा लेख है। शिलालेख मतलब वहीं पे शिला पत्थर पे कुछ चीजें उत्कीर्ण कर दी गई। स्तंभ लेख, उसका स्तंभ पे बना दिया गया पत्थर को काट कर, और उस पे लिख के और उसको एक जगह स्थापित कर दिया गया। अब जनता जान रही है कि इस स्तंभ पे जो नियम लिखे हैं उसी के अनुसार हमें आचरण करना है। उससे हमें उस काल के बारे में जानकारी मिलती है। गुफा लेख, अब जो है गुफाएं बनाई गई, रहने के लिए बनाई गई, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें लिख दी गई, समझ रहे हैं। तो ये जो है अभिलेख के 3 भाग हैं। तो इसमें जो बातें लिखी हैं उससे हमें जानकारी मिलेगी। मूर्ति, चूंकि देखिए मनुष्य ना, माना जाता है कि मनुष्य में कला का विकास उसके पंजों के विकास के साथ ही आरंभ हुआ। जब मनुष्य में पंजों का विकास हुआ उसी समय से कला का विकास हुआ, समझ रहे हैं। तो अब मूर्तियां बना रहा है, जैसी वो कल्पना कर रहा है वैसे ही छेनी हथौड़ी से मूर्ति बना रहा है। छेनी हथौड़ी नहीं है तो कुछ और भी उपलब्ध है तो उससे बना रहा है, हड्डी पे बना रहा है, समझ रहे हैं। तो मूर्तियों से उसकी मान्यताओं के बारे में हमें पता चलता है। तो मूर्तियों से भी हमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। मृद भांड, मिट्टी के भांड, बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन से भी हमें पता चलता है कि उनके क्या सामाजिक जीवन में क्या क्या उपयोगिता रही होगी, किन किन बर्तनों का प्रयोग करते रहे होंगे। ठीक है। तो ये सब हमें जानकारी प्राप्त होती है। सिक्के, ये भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। सिक्के विनिमय का साधन होते हैं, लेन देन का। तो जब सिक्कों का विकास हुआ तो उससे भी हमें उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों से हम किसी राजा के राज्य के निर्माण सीमा का निर्धारण करते हैं। मान लीजिए कि मैं कोई राजा हूँ नहीं, ऐसे ही मान लीजिए, ठीक है,
अब मेरा सिक्का मिल रहा है मुखर्जी नगर के क्षेत्र से, तो मुखर्जी नगर का क्षेत्र मेरे अधीन रहा होगा कभी, है कि नहीं? और करोल बाग साइड में किसी दूसरे राजा का सिक्का मिल रहा है, तो मतलब वहां मेरा नियंत्रण नहीं था। तो इससे क्या होगा, साम्राज्य के सीमा का निर्धारण हो रहा है। सिक्कों में धातुओं का प्रयोग हो रहा है, हम पता चलता है कि उन्हें उन धातुओं का ज्ञान था। सिक्कों पे राजा के चित्र अंकित हैं, सिक्कों पे कुछ धार्मिक चित्र अंकित हैं, हमें उनकी मान्यताओं के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, तो सिक्के भी एक महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत हैं। सिक्कों में मिलावट है कि शुद्ध सिक्के हैं, उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। हम सब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। फिर भवन या स्मारक कहाँ रहते थे, लकड़ी का महल है कि गुफाओं में रह रहे हैं, पत्थर का महल है। तो भवन और स्मारक से देखिए, भवन और स्मारक का सीधा संबंध है राज्य के स्थायित्व से और राज्य की समृद्धि से। अपने आस पड़ोस घर में देख लीजिए, जिसकी जितनी अच्छी आर्थिक स्थिति है उसका उतना अच्छा भवन है, वो रहने के लिए उतना भव्य भवन बनवा रहा है। ठीक है, गांव में नहीं है तो कहीं शहर में होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि उनका लेवल क्या था, स्थायित्व, स्टेबिलिटी क्या थी, उनकी आर्थिक सुदृढ़ता के बारे में पता चलता है कि आर्थिक मजबूती क्या रही होगी। समझ रहे, लकड़ी का भवन है कि पत्थर का भवन है, भवन में नक्काशी है कि साधारण भवन है, वहाँ पे जो चीज़ें उत्कीर्ण मिली हैं, कुछ चीज़ों की पेंटिंग वगैरह कर दी जाती थी, उससे भी पता चलेगा कि उनकी क्या मान्यताएं हैं। समझ रहे हैं? तो पुरातात्विक स्रोत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इतिहास में इनका विशेष महत्व है, क्योंकि तिथि क्रम के साथ इतिहास की जानकारी हमें इससे पता चलती है। समझ रहे हैं? कोई पत्थर है, कोई शिला है, कोई मूर्ति है, कोई सिक्का है, हम कार्बन डेटिंग से, पोटेशियम आर्गन मेथड से उसकी तिथि जान सकते हैं कि कितना पुराना है, तो हम समझ जाएंगे कि उस समय ऐसी चीजें रही होंगी। ये ज्यादा प्रमाणिक, साहित्यिक स्रोतों से पुरातात्विक स्रोत थोड़े ज्यादा प्रमाणिक भी होते हैं। साहित्यिक स्रोत में तो जैसे अब मैंने कहा बाणभट्ट का हर्षचरित, अब बाणभट्ट दरबारी लेखक हैं, तो दरबारी लेखक हैं तो राजा के विरुद्ध थोड़ी ना कुछ लिखेंगे, वो तो हमेशा राजा का महिमा मंडन करेंगे। राजतंत्रात्मक व्यवस्था है तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा के शब्द ही कानून हैं, राजा के विरुद्ध तो लिखने का कैसे सवाल है, या तो बड़ा साहसी हो इतिहासकार। तो साहित्यिक स्रोत में कुछ है गुंजाइश, उसके विवरण कहीं कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण मिलेंगे, मतलब बढ़ा चढ़ा के मिलेंगे, लेकिन पुरातात्विक स्रोत में इस तरह की संभावना नहीं है और इसीलिए इसमें तथ्यों के साथ फेरबदल की भी संभावना नहीं होती है। तो ये स्रोत हो गए क्लियर कि दो तरह के स्रोत हो गए, साहित्यिक और पुरातात्विक। जब हम अभी केवल ये उदाहरण हैं, ये उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं केवल, ये अंतिम सूची नहीं है। जब हम अध्याय पढ़ेंगे ना, उस अध्याय के साथ उस अध्याय के बारे में जानकारी के स्रोत भी बताएंगे। ऋग्वेद पढ़ेंगे तो बताएंगे कि ऋग्वेदिक काल के जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है? साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो उस काल की जानकारी के बारे में स्रोत पहले बताएंगे कि इस काल के बारे में जानकारी से हमें कहां से प्राप्त होती है। तो रशीदा का जो वो सवाल है और प्रारंभिक पहला जो चैप्टर है, क्या, कब, कहां और कैसे, ये जानकारी कैसे होगी? इन स्रोतों के माध्यम से। आई बात समझ में? क्या, कब, कहां और कैसे की जानकारी हम इन स्रोतों के माध्यम से समझेंगे, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से समझेंगे कि 1000 साल पहले की घटनाओं को कैसे समझें। यहां तक बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से आ गई होगी। अब देखते हैं कि इतिहास के अंतर्गत हम क्या क्या जानने का प्रयास करते हैं, यानी किन किन डायमेंशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो इतिहास के अंतर्गत जब हम किसी कालखंड का अध्ययन करते हैं तो उस काल के राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी,
सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी। मतलब जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इतने डायमेंशंस को पढ़ते हैं, इतने डायमेंशंस को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की क्लास में एक बेसिक जानकारी हम जो एनसीईआरटी के अंतर्गत सम्मिलित है वो आपको पढ़ाएंगे। बाकी जब आप तैयारी करेंगे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की करेंगे या संघ लोक सेवा करेंगे, तो आपको इसी का एडवांस वर्जन पढ़ाया जाएगा। समझ रहे हैं? अभी जो एनसीईआरटी के अंतर्गत शामिल हैं उन्हीं चीजों का हम यहां चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी शुरुआती आपका एनसीईआरटी मतलब बेसिक अध्ययन है। तो इतिहास के अंतर्गत उसके डायमेंशंस, उसके आयाम कितने हुए? 5। उसकी राजनीतिक व्यवस्था, ये जो स्रोत हैं, इन स्रोतों के आधार पर हम इन 5 चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। आई बात समझ में? जो साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत हैं, इन स्रोतों की मदद से हम इन 5 चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। कौन कौन? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक। यानी ये इतिहास के क्या हो गए? डायमेंशंस हो गए, इसके आयाम हो गए। मतलब हमें जब भी कोई कालखंड पढ़ेंगे तो इन बातों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कि उस काल के दौरान ये व्यवस्था कैसी रही होगी। ठीक है, आई बात समझ में? आगे चलें। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण तत्व और है, और वो ये है कि अब जैसे हमारा देश है, ठीक है, उससे पहले हम देख लें इतिहास का वर्गीकरण। पहले ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ये इतिहास का वर्गीकरण, ठीक है, तो हमने किया है कि इतिहास को 3 भागों में बांटा। एक है प्रागैतिहासिक काल, ये शब्द हैं जो मिलेंगे, और इसके अंतर्गत आता है पाषाण काल। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल की क्या विशेषता है, इसे नोट करिएगा। यानी यहां लिपि नहीं है, लिपि नहीं है, यानी कि लेखन कला का विकास नहीं हुआ है, लेखन कला का विकास नहीं हुआ है। प्रागैतिहासिक काल, इंग्लिश में इसे कहते हैं प्री हिस्ट्री। क्या कहेंगे? प्री हिस्ट्री। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जहां लिपि नहीं है और लेखन कला का विकास नहीं। जब लिपि ही नहीं होगी तो लेखन कला का विकास भी नहीं होगा। अर्थात हमें इस कालखंड की जानकारी में साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक स्रोत नहीं है, साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। क्लियर हो गया? आई बात समझ में? प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्ट्री, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्री हिस्ट्री। और इसके अंतर्गत हम पाषाण काल को शामिल करते हैं, जो हमारा पहला चैप्टर होगा, जो हम कल पढ़ेंगे। यहां इसकी विशेषता है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। आपसे मान लीजिए पूछा जाए तो आप कहेंगे कि सर प्रागैतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जहां लिपि नहीं थी, लेखन कला का विकास नहीं था। अर्थात साहित्यिक साक्ष्य हमें इस काल के बारे में प्राप्त नहीं होते, साहित्यिक स्रोत हमें इस काल के बारे में मौन है, नहीं जानकारी मिलती। तो इसके लिए जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्व से, पुरातात्विक स्रोत से। ठीक है, और इसके अंतर्गत किस कालखंड को शामिल किया जाता है? तो पाषाण काल। यानी प्री हिस्ट्री के अंतर्गत हम पाषाण काल को शामिल करते हैं। आई बात समझ में? आगे चले।
दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इसे आपको बड़े बेसिक लेवल पे और बहुत एडवांस चीज बता दे रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो इन चीजों को समझे रहेंगे ना, बहुत आनंद आएगा आपको। आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा स्रोत है, यहाँ पे कौन सा स्रोत मिलेगा, क्यों इसे आदि इतिहास काल के अंतर्गत रखते हैं, क्यों इसे प्री हिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं, ये तुरंत आप समझ पाएंगे। समझ रहे हैं? अब आद्य ऐतिहासिक काल में देखिए 3 हमने नाम दिया, हड़प्पा काल, वैदिक सभ्यता, ताम्रपाषाण काल। अब ये 3 नाम है, इन तीनों को हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल करते हैं, तो इसकी अपनी कुछ विशेषता होगी, तब तो हम आद्य ऐतिहासिक काल कह रहे हैं। इन तीनों में कुछ विशेषता होगी, तो आप कहेंगे कि हड़प्पा काल में लिपि है लेकिन अपठ्य है, लेकिन पढ़ी नहीं गई है। जब मैं हड़प्पा काल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि वहां लिपि है, लिपि पाई गई है, लेकिन आज तक वो पढ़ी नहीं गई है। वहां की हड़प्पा लिपि को वस्त्रोफिदान के नाम से जानते हैं, जिगजैग के नाम से जानते हैं, गोमूत्रिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन वो लिपि पिक्टोग्राफिक, चित्रात्मक है, चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं, और वो आज तक पढ़ी नहीं गई है, अपठ्य है। तो उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? पुरातत्व से, पुरातात्विक स्रोतों से। दूसरा वैदिक सभ्यता, वैदिक काल, तो यहां कहेंगे कि लिपि नहीं है, लिपि नहीं है। आप कहेंगे सर ऋग्वेद तो है, ऋग्वेद से हम वैदिक काल के अंतर्गत ना, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। वैदिक काल, वैदिक काल के अंतर्गत 2 कालखंड आते हैं, एक है ऋग्वेद, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल की जानकारी का स्रोत क्या है? ऋग्वेद। और उत्तर वैदिक काल की जानकारी के स्रोत 3 अन्य वेद हैं, उपनिषद है, आरण्यक है, हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो जब वैदिक काल नाम आए तो आप इन ऋग्वेद और उत्तर वैदिक इन दोनों को सम्मिलित करेंगे। जब ऋग्वेद बोलेंगे तो केवल ऋग्वैदिक, और जब उत्तर वैदिक बोलेंगे तो केवल उत्तर वैदिक। तो वैदिक काल में ऋग्वेद भी है, तो आपके मन में आएगा कि सर ऋग्वेद तो है, और ऋग्वेद से ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, तो आप कह रहे हैं लिपि नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वैदिक काल में लिपि नहीं है, और ये जो वेद हैं, उपनिषद हैं, ये जो परंपरा है ना, इन्हें हम श्रुति कहते हैं, इन्हें हम श्रुति कहते हैं। और श्रुति का जो बेसिक अर्थ होता है, सुन सुन के, सुन सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाला ज्ञान, क्या कहलाता है? श्रुति। बात समझ में आई? नहीं आई? घबराइए मत, आ जाएगी। सुन सुन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले ज्ञान को हम श्रुति कहते हैं। और ऋग्वेद क्या है? श्रुति कहते हैं इसे। अन्य वेद को भी हम इसी अर्थ में ले लेते हैं, ठीक है। वेदों के रचनाकर्ता का नाम नहीं पता है, संकलनकर्ता, वेदों का संकलन हुआ है। तो इसी अर्थ में कहा जा रहा है कि वैदिक काल के अंतर्गत लिपि नहीं है, लिपि नहीं है, किंतु आर्य, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य हैं। आर्यों ने अपने जीवन का प्रदर्शन ऐसे किया जिससे उनके बारे में
जानकारी प्राप्त होती है। समझ रहे हैं? यानी कि यहां लिपि नहीं है, लेकिन इस वैदिक काल के निर्माता आर्य हैं और आर्यों ने अपने जीवन का प्रदर्शन इस तरीके से किया कि हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो श्रुति, अब जैसे ऋग्वेद को हम श्रुति कह रहे हैं, तो सुन सुन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले ज्ञान को हम श्रुति ज्ञान कहते हैं। जैसे आप गांव में अगर होंगे, गांव से बिलोंग कर रहे होंगे, तो गांव में बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है, लिपि का ज्ञान नहीं है, लेकिन रामचरितमानस की चौपाइयां उन्हें शब्दशः याद है। अब इसी परंपरा के लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होता रहा रामचरितमानस, और जब भविष्य में लिपि का विकास हुआ तो इसको संकलित कर लिया गया कि अच्छा रामचरितमानस में ये बातें हैं, तो उसको संकलित कर लिया गया। तो इसे ही कहते हैं श्रुति। समझ गए आप? तो वैदिक काल को भी हम कहां रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में। तीसरा है, जो तीसरा महत्वपूर्ण चीज है वो है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण का मतलब होता है यहां तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग होने लगा था। पढ़ाएंगे आपको, अभी केवल समझ लीजिए। तो ताम्रपाषाण काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है? तो इसका अर्थ है कि ये एक कृषि अर्थव्यवस्था है। तो कृषि उत्पादक अर्थव्यवस्था होने के कारण हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है? तो ये बात आप समझ लीजिएगा कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा, वैदिक और ताम्रपाषाण काल को शामिल किया जाता है, और इन तीनों में लिपि नहीं है। ठीक है? लिपि नहीं है। आदि का मतलब हो गया लिपि नहीं है, अगर है तो पढ़ी नहीं गई, सीधी सी बात। इस आधार पे हम हड़प्पा काल, वैदिक काल और ताम्रपाषाण काल को आदि इतिहास काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है? अब जैसे ताम्रपाषाण काल है ना, उसमें भी लिपि नहीं है, लेकिन कृषि उत्पादक अर्थव्यवस्था होने के कारण हमें उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक काल तो ये है 6th सेंचुरी BC एंड ऑनवर्ड्स, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और उसके बाद। ठीक है? तो यहां लिपि है, लिपि है, अतः लेखन कला का विकास हुआ है, लेखन कला का विकास हुआ, और जिसकी निरंतरता अभी बनी हुई है, इसलिए इसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ये वर्गीकरण समझ में आ गया कि नहीं? इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल में लिपि नहीं है, लेखन कला का विकास नहीं हुआ है। ठीक है? और यहाँ की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? पुरातत्व। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि, हड़प्पा सभ्यता लिपि है, किंतु हमें वो अपठ्य है, उससे कोई जानकारी नहीं मिलती है। वैदिक सभ्यता में लिपि नहीं है, समझ रहे हैं, लेकिन हमें आर्यों ने अपने जीवन परंपरा का इस तरीके से प्रदर्शन किया और बाद में उनको लिपिबद्ध किया गया, तो उससे हमें जानकारी मिली। इसीलिए वेदों के संकलन करता है। ताम्रपाषाण काल में लिपि नहीं है, ग्रामीण संस्कृति है, लेकिन कृषि उत्पादक अर्थव्यवस्था होने के कारण हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और इस अर्थ में जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल है। 6th सेंचुरी BC और उसके आगे के काल को हम कहते हैं कि यहाँ लिपि भी है और लेखन कला का विकास भी हुआ और उसकी निरंतरता भी बनी हुई है। तो ये इतिहास के वर्गीकरण का आधार क्या है? लिपि का ज्ञान। लिपि के ज्ञान के आधार पे 3 भागों में इतिहास को बांटा गया, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो उम्मीद है कि ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। इसे समझ लेंगे तो समझिए कि काफी समस्या, आधा इतिहास का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप समझ गए। ठीक है? अब हमने एक शब्द यहां पे यूज किया BC।
तो अक्सर बच्चों की ये समस्या होती है कि सर ये BC AD ये सब क्या है। तो इस बात को मैं अभी आपको बताऊं तो देखिए, ये सपोज दैट एक लाइन है और उस पे एक बिंदु है ये, और यह इस बिंदु पर जीसस का जन्म हुआ। जीसस मतलब ईसा मसीह, ईसा मसीह, ठीक है। तो बर्थ ऑफ जीसस मतलब कि ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो ईसा मसीह के जन्म, बर्थ ऑफ जीसस के जो पहले की घटनाएं हैं उसे हम BC में लिखते हैं, और इसका अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। समझ रहे हैं? BC ईसा मसीह के जन्म के पहले की। अब जैसे 600 ईसा पूर्व, हमने कहा ना 6 सेंचुरी BC, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले। समझ रहे हैं? AD क्या होता है? तो AD को बोलते हैं एन्नो डोमिनी, एन्नो डोमिनी। और ये हुआ कि बर्थ ऑफ जीसस के बाद की जो घटनाएं हैं वो हम AD में प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। समझ गए बात? तो यही है तिथि। समझ रहे हैं? बहुत सारे बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो आप इसको इतिहास और तिथियां इसे समझ लीजिए। तो पहला है ईसा पूर्व, जिसे हम कह रहे हैं BC। इसका अर्थ हुआ बिफोर क्राइस्ट। क्या हुआ बच्चों? बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटनाएं हैं उसे हम ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। और अंग्रेजी में BC, हिंदी में इसे ईसा पूर्व लिखते हैं, ठीक है। इसका तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना। आई बात समझ में? दूसरा है ईस्वी, जिसे AD लिखते हैं, और ये होता है एनो डोमिनी, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के बाद। और ये 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष, मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ वहां से जो घटनाएं लिखी जाने लगी उसको हम AD में डिनोट करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ईस्वी या AD। आजकल कुछ अलग भी किताबों में मिलता है, जैसे BCE। तो कभी कभी ईसा पूर्व यानी BC की जगह BCE मिल जाएगा। तो इसका अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। आजकल नई लेखन में इसका, इन तिथियों का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो BC की जगह अर्थ वही है, BCE लिखा मिलेगा, और BCE का अर्थ होगा बिफोर कॉमन एरा। AD की जगह CE में लिखा मिलेगा। समझ रहे हैं? ईस्वी, इसका अर्थ होता है कॉमन एरा, ठीक है। किसी किसी पुस्तक में BP शब्द को भी लिखा पा सकते हैं आप। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। तो इतिहास और तिथियों के अंतर्गत इन शब्दावलियों को आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा तो आप समझ जाइएगा कि इसका क्या अर्थ है। समझ रहे हैं? अब जब हम प्रयोग करेंगे 6 सेंचुरी BC, आप तुरंत समझ जाइएगा कि ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले की बात है। हम कहेंगे 4 सेंचुरी AD, ईसा मसीह के जन्म के 400 साल बाद की बात है। आ गई बात समझ में? ये है। तो इन तिथियों को ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो हम जिस देश में रहते हैं उस देश को भारत कहते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। हम जिस देश के वासी हैं उस देश को भारत कहते हैं, हम भारत के निवासी हैं, ठीक है। तो हमारे देश का नाम भारत एज वेल एज इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हमारा देश 2 नामों से जाना जाता है, एक भारत और दूसरा इंडिया। तो इसकी अपनी क्या ऐतिहासिकता है, कैसे पड़ा इसका नाम भारत और इंडिया, तो ये भी हम समझ लें, क्योंकि हम भारत या इंडिया में रहते हैं, ठीक है। ये हमें जानना चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है। तो अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं
इंडिया और कहीं कहीं भारत लिखा आपको मिलता है। संविधान में भी लिखा गया, इन दोनों नामों का प्रयोग भारतीय संविधान में भी हुआ और उसमें स्पष्ट कहा गया इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा, ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया। तो हमारे अपने देश के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता है, एक है इंडिया और एक है भारत। अब ये नाम कैसे पड़ा, तो पहले विचार करें इंडिया पर। आजकल बहुत जानते ही हैं इंडिया। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है और इंडस को संस्कृत में सिंधु कहते हैं। सिंधु एक नदी है, ठीक है। तो इंडिया किससे निकला, इंडिया का उद्भव इंडस से हुआ और इंडस को संस्कृत में सिंधु कहते हैं। सिंधु एक नदी का नाम है। दरअसल 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस या इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। समझ गए? मतलब जब यूनानी और ईरानी आए तो कहे कि सिंधु को हिंदोस इंडस बोले और उसके पार रहने वाले लोग को इंडिया। समझ रहे हैं? तो उसी से जो है इंडिया शब्द आया। आई बात समझ में? दूसरा, भारत कैसे पड़ा? दरअसल प्राचीन काल में ना भरत नाम का, ऋग्वैदिक काल में हम पढ़ेंगे कि भरत नाम का एक कबीला होता था, एक जनसमूह था और यह जनसमूह के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। दरअसल एक दासराग युद्ध हुआ था जो भरत कबीला और 10 राजाओं के संघ जो था, जिसमें आर्य और अनार्य दोनों थे। रावी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। भरत कबीले के जो राजा थे सुदास थे और जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे, जबकि 10 राजाओं के संघ में 5 आर्य और 5 अनार्य थे और उसके पुरोहित विश्वामित्र थे। इन दोनों के बीच में रावी नदी के तट पर एक युद्ध लड़ा गया जिसमें भरत कबीला विजयी हुआ और इसी भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ऐसे समझ लीजिए। समझ गए? तो भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ये एक कबीला था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति लगभग 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ऋग्वेद में ही दासराग युद्ध की भी चर्चा है। दासराग युद्ध की चर्चा की गई है। तो दासराग युद्ध में भरत कबीला जिसके राजा सुदास हैं वो जीत जाता है, तो इसी के कारण इस देश का नाम भारत पड़ा। तो बाद में इसी समूह या कबीले का प्रयोग देश के लिए होने लगा, तो इसलिए अब जो है हमारे देश को भारत कहा जाता है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और उस देश का नाम भारत है। ठीक है? तो ये क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। हो सकता है कुछ चीजें प्रथम चैप्टर में ना मिले, हमने थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर किया है। वो एक्सप्लोर मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है कि आप चीजों को अच्छी तरह समझ लें, ताकि जब इस बेसिक के बाद आप एडवांस लेवल पर इतिहास पढ़ें तो आपको इतिहास की सारी बारीकियां समझ में आ जाएं। हमें उम्मीद है कि इस क्लास के अंतर्गत बताई गई सारी बातें आप तक पहुंच गई होंगी। आपके लिए होमवर्क केवल यही होगा कि इसको नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है? और नोट्स बना के अपनी कॉपी में इसको आप रिवाइज कीजिएगा। साथ में एनसीईआरटी भी पढ़िएगा। एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें और उसके साथ लिखी गई हैं, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी हमारी टीम को एक मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे एनसीईआरटी में ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है? तो मैं उस चीज़ को आपको क्लियर कर दूंगा डाउट क्लास के माध्यम से, या जैसे आपके साथ टेलीफोनिक माध्यम से भी आपके जो है डाउट का समाधान हो जाएगा। संस्कृति आईएएस का एक ही उद्देश्य है बच्चों, वो उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स के साथ जो भी कोर्स संस्कृति आईएएस द्वारा संचालित किया जाता है वो गुणवत्तापूर्ण हो और इस स्तर का हो कि जब बच्चे पढ़ें तो उनके अंतर्गत आत्मविश्वास डेवलप हो। जब भी कोई उनसे कोई वार्तालाप करे उस विषय के संबंध में, तो ये उनकी गहराई को प्रदर्शित करता हो।
समझ रहे हैं? इसीलिए जो भी कोर्स हमारे यहाँ संचालित होते हैं इसी उद्देश्य से, तो एनसीईआरटी कोर्स भी इसी उद्देश्य से है कि आपका बेसिक एकदम बेहतर हो, और जब इस बेसिक पे आप आगे चल के एडवांस अपनी तैयारी करेंगे हमारी संस्था से जुड़ के, तो आपकी तैयारी को गति मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आज का क्लास जो है हमारा यहीं तक है, और नेक्स्ट क्लास में हम पाषाण काल से शुरू करेंगे। पाषाण काल आपका पहला अध्याय होगा। पहला अध्याय इसे भी मान सकते हैं, ये स्रोतों पर था, निर्भर था। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इंडिया क्यों कहा जाता है, उसके बारे में था, और जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं इतिहास के बारे में उससे संबंधित था। तो रशीदा का वो सवाल जो न्यूज़पेपर में रशीदा ने पढ़ा कि क्या 100 साल पहले की चीज़ें जानी जा सकती हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल जानी जा सकती हैं, बशर्ते हमें उस कालखंड के बारे में उपयुक्त स्रोतों की जानकारी हो, उपयुक्त स्रोत उपलब्ध हों, तो हम उस आधार पे 100 साल के पहले की घटना का पुनर्निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा, आपसे विनम्र अनुरोध है। ठीक है, और इसको बढ़िया से अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।